अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी SLC का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा, प्रथमा भाषे कन्नड़ा। तो इसमें पहला चैप्टर है नम्मा भाषे, पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में। तो नम्मा भाषे लेसन को जो है ऑलरेडी मैं पिछले पार्ट्स में जो इसी चैनल पर जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वर्ड टू वर्ड तुमने उर्दू में समझा करो। तो आज हमें उसी का कंटिन्यूटी पार्ट आज जो है अभ्यास प्रश्नगळु कंटिन्यू करेंगे। तो तुम्हें देख सकती हैं पेज नंबर 6, पेज पुटದ संख्या 6, पेज नंबर 6। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, ये सेट जो मैं शेयर कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का पेज नम्मा भाषे लेसन का जो है अभ्यास प्रश्नगळु नम्मा भाषे। तो लेसन तुमने दिखाता हूँ। तो नम्मा भाषे तो इसी का जो है कंटिन्यू पार्ट कर रहा हूँ आज अभ्यास प्रश्नगळु, जो कि क्वेश्चन आंसर्स आती हैं तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रहती। तो आज फर्स्ट वन ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं कर चुका हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन से आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो तुम्हें टेक्स्ट बुक का पेज दिख रही है साइड, तो देख सकती हैं। तो दूसरा सवाल आज मैं पढ़ रहा हूँ और उसका जवाब तुमने समझाता हूँ। तो प्रश्न 2, सवाल नंबर 2, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತರಬೇತು ಕೊಡುತ್ತವೆ। तो सवाल है प्राणिगळु जानवर जो है तಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ अपने बच्चों को ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ किन चीज़ों को लेकर तरपेतु ಕೊಡುತ್ತವೆ ट्रेन करते हैं या उनको जो है सिखाते हैं। यानी जानवर जो है प्राणिगळु तಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ तरपेतु ಕೊಡುತ್ತವೆ। जानवर जो है अपने बच्चों को किन चीज़ों को लेकर उनको ट्रेन करते हैं या उनको अपने बच्चों को सिखाते हैं। यानी जानवर भी जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो किन चीज़ों को लेकर सिखाती कर को यहाँ पे सवाल है। तो ये साइड में जवाब के साथ तुमने समझाने वाला हूँ। तो अभी सवाल देखें तो सेम सवाल प्रश्न 2, दूसरा सवाल ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, जो टेक्स्ट बुक में देखे वही सवाल है। ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತರಬೇತು ಕೊಡುತ್ತವೆ। तो सेम क्वेश्चन, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತರಬೇತು ಕೊಡುತ್ತವೆ। तो आंसर ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಲನವಲನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ तरपेतु ಕೊಡುತ್ತವೆ करको लिखते हैं आंसर। तो आंसर में क्या लिखती तुम्हें प्राणिगळु, उत्तर यानी जवाब। प्राणिगळु यानी जानवर जो है तಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ अपने बच्चों को चलनवलनಗಳ मूवमेंट को लेकर, यानी किस तरह से चलना, किस तरह से शिकार करना है ना, किस तरह से हंट करना, ये तमाम चीज़ें। तो वो चलना वाला मूवमेंट, और किधर गए तो हमना जो है हमारा जो है राशन मिलता है, किधर गए तो हमारा जो है पानी मिलता है, चारा घास का मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें चलना वलना मूवमेंट, विषयवागी चलना वलना यानी मूवमेंट की बात को लेकर। बाद में आहारा यानी खाने को लेकर, आहारा विचारगळ यानी खाने की चीज़ों को लेकर, विचारगळ विचार खानों की चीज़ों को लेकर तरपेतु ಕೊಡುತ್ತವೆ यानी उन्होंने ट्रेन करते हैं, इन बातों को उन्होंने सिखाते हैं। तो यहाँ पे सवाल में क्या लिखती हैं, जानवर जो है अपने बच्चों को मूवमेंट की चीज़ों को लेकर, यानी कि कैसा मूवमेंट करना अगर उन चीज़ों को लेकर, और साथ में आहार विचारगळ विचार यानी खान पान हमारा क्या रहना, यानी मैं चीता हूँ तो मुझे मीट फ्लेशिज खाना, मैं हिरन हूँ तो मैं घास खाना। तो इस चीज़ों को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, तरपेतु ಕೊಡುತ್ತವೆ ट्रेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब जो हमें देखें। अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे। तो ऐसे टेक्स्ट बुक का पेज में दिखा रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक का पेज उधर आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल क्या है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ये जो भी ये मेन सिखा रहा हूँ 1 मार्क्स का है। ऑलरेडी पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुका था फर्स्ट वन आंसर, तो आज का तीसरा कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरा अभी किया तो अभी तीसरा कर रहा हूँ। तो प्रश्न 3, सवाल नंबर 3, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು। सवाल क्या है, मनुष्यनिगे इंसान को लेक्कविडुवा हिसाब किताब रखने की आवश्यकता ज़रूरत यावागा उंटाइतु, कब पैदा हुई। इंसान को हिसाब किताब लिख को रखने की ज़रूरत कब पैदा हुई, कब उसे ज़रूरत पड़ी, यानी उन्हें हिसाब किताब लिखने की ज़रूरत कब आ पड़ी इंसान को। तो सेम क्वेश्चन प्रश्न 3
तो टेक्स्ट बुक का सवाल देखिए हमें, तो उसी का सवाल और जवाब, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು. तो उत्तर जवाब में लिखती ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಸಂಚಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಬದುಕು ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್यकತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. तो आंसर क्या लिखती उत्तरा जवाब में नवशिलायुगद नियोलिथिक मैन यानी नवशिलायुगा यानी स्टोन एज का पर्सन था नहीं, तो स्टोन एज में ओल्ड स्टोन एज न्यू स्टोन एज है, तो नियोलिथिक का इंसान यानी उस ज़माने का इंसान नियोलिथिक, जो ऑलरेडी मैं लेसन एक्सप्लेनेशन के करने के दौरान पिक्चर के साथ दिखा को हूँ. तो नवशिलायुगा का तो ये एक दौरान का इंसान जो स्टोन को सभी ईजाद करे थे नहीं, पत्थरों से शिकार करना वगैरह सभी, तो उस ज़माने का इंसान जो है संचारी यानी इधर उधर घूमते हुए भटकते हुए करने वाली जीवनವನ್ನು जिंदगी को तेजी से छोड़कर ಒಂದೆಡೆ ಏಕುದನ್ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಏಕುದನ್ ठहर को आस्ती यानी घर प्रॉपर्टी मने घर बदुकु यानी ज़िंदगी ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह ಭಾವನೆಗಳನ್ನು एमोशंस को जो है सोच को तಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ लाने के वास्ते ಎಂದು कब जो है ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು तो शुरू करे कि अंदिनिंदा उस टाइम पर से जो है मनुष्यनिगे उस वक्त से जो है इंसान को ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ हिसाब किताब रखने की जो ज़रूरत आ पड़ी उंटाಯಿತು. तो इंसान को हिसाब किताब लिख को रखने की ज़रूरत कब आ पड़ी तो नवशिलायुगद मानव यानी नियोलिथिक का मैन, इस दौरान का इंसान जो स्टोन एज बोलती है उस दौरान का, उन्हें संचारी जीवन भटकती हुई ज़िंदगी को छोड़कर तेजी सी ಒಂದೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು एक कुदन ठहर को आस्ती मने बदुकु यानी प्रॉपर्टी घर और ज़िंदगी ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह जज्बातों को उन्हें इख्तियार करे हाकि ತಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು कब शुरुआत करे हाकि. सो उस टाइम पर से अंदिनिंद मनुष्यनिगे तो उस टाइम पर से इंसान को जो है हिसाब किताब रखने की जो है हिसाब किताब लिख को रखने की ज़रूरत आ पड़ी, ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन आंसर. अब अगली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, थोड़ा लेंथी है बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरे पॉइंट्स उसमें हैं. तो प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 1 मार्क्स का ये भी, तो ये मेन पूरा जो है हर सभी जवाब को इस मेन के हर सवाल का जो है सही जवाब को तुम्हें 1 मार्क्स मिलता है. तो उसी तरह चौथा क्वेश्चन प्रश्न 4 ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು. तो इसमें सवाल में क्या बोल रही, एण्णे तुप्पदा तेल और घी का मिक्सेड मिश्रण बेड़ाविंदु यानी तेल और घी को आपस में मिक्स करने की ज़रूरत नको कर को ಹೇಳಿದವರು यारो, किसने कहा तेल और घी को मिक्स मत करो कर को, किसने कहा. तो फेमस पोएट ने कहा. तो मैं ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन के तुम ना समझा करूँ, तो लेसन सुनकर रहते तुम ऑलरेडी आंसर ये जानती. तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು. सो सेम क्वेश्चन ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು. उत्तर जवाब इसका ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದವರು ನಯಸೇನ. तो आंसर में क्या लिखती, ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ तेल और घी का मिश्रण ಬೇಡವೆಂದು मिक्स नहीं करना, तेल और घी को आपस में मिक्स नहीं करना कर को ಹೇಳಿದವರು बोले सो कौन को तो नयसेना. नयसेना पोएट उस दौरान जो है जब जो है संस्कृत के अल्फाज जो है ले लेखा को कन्नड़ा में उन्होंने मिक्स कर डाले, कुछ कन्नड़ा कुछ जैन वैदिक रिलीजन के रिलीजन के कुछ प्रीचर्स को यानी उसूलों को और जैन रिलीजन के कुछ उसूलों को बयां करने के वास्ते उन्होंने कन्नड़ा के लिटरेचर में बयान करने के चक्कर में संस्कृत के अल्फाज ले लेखा को कन्नड़ा में उन्होंने बिठा छोड़ डाले. तो इसमें सिर्फ जो कन्नड़ा जानते थे उनको ये समझ नहीं आता था क्योंकि संस्कृत के वर्ड उसमें मिक्स हो गए थे. तो नया सेना बोलिया तो मैं संस्कृत के अंदर जो है कन्नड़ा के अल्फाज के अंदर जो है संस्कृत के अल्फाज इस तरह से मिक्स करे तो तेल और घी को मिक्स करे जैसा हो जाता है अगर को बोला था. तो इस वास्ते उस तरह मिक्स करो ना को, कन्नड़ा में बोलना है तो कन्नड़ा में कहो, संस्कृत में बोलना है तो उसी ज़बान में बोलो. तो वो दोनों का मिक्सेड करो न को अगर को नया सेना एक मिसाल देकर बोलिया जिस तरह कन्नड़ा के अंदर संस्कृत को मिक्स किया गया तो तेल के अंदर घी को मिक्स करे सका अगर को नया सेना बोलता सो. तो क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 5 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ
पर्शियन शब्दಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದವು? तो प्रश्न ಇದು सवाल नंबर 5, 1 मार्क्स का ये भी। कन्नड़ा को जो है पर्शियन शब्दಗಳು, पर्शियन के ज़बान के अल्फाजा ಯಾವಾಗ ಬಂದವು, कब आए, पर्शियन के ज़बान के अल्फाजा कब आए, तो इन्हों अरबी के ज़बान के अल्फाजा कब आए करको यहाँ पे उसको बोलती पर्शियन कन्नड़ा में। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। प्रश्न 5 सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का हमें देखिए उसी का सवाल, सेम सवाल और आंसर। ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ पर्शियन ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದವು, टेक्स्ट बुक का जो सवाल था वही सवाल है। ओके, तो इसका आंसर क्या, उत्तर ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ पर्शियन शब्दಗಳು ಬಂದವು। तो आंसर क्या लिखती, महमदीयरा यानी मुग़ल की जो हुकूमत हुई, मुसलमानों की जो हुकूमत हुई, तो आಳ್विके उनके हुकूमत के दौरान अवधिಯಲ್ಲಿ कन्नड़ में जो है पर्शियन शब्दಗಳು, पर्शियन ज़बान के अल्फाज आकर मिल गए, बंदऊ, यानी जो हिंदुस्तान में जो है बहुत साल मुग़लों ने, मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो उस दौरान कुछ अरबिक के जो अल्फाज थे, वर्ड्स थे, उनको कन्नड़ा में मिल गए, तो उसको बोल रही सो महमदीयरा आಳ್विಕೆ। महमदीयरू तो यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत के दौरान, समझ में आया, तो उसको बोलती महमदीयरा आಳ್विಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ। कब वो अल्फाजा को मिले, पर्शियन के अल्फाजा कन्नड़ा में, तो महमदीयरा आಳ್विಕೆ कर को लिखती, मतलब मुसलमानों की हुकूमत के दौरान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्टिर अगला मीन आ मीन, तो यहाँ से देख सकती तुम्हें आ मीन शुरू और अब सेकेंड मीन, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी करको है, यानी इसमें तुम्हें 2 या 3 जुमले में जवाब लिखना, हर सही जवाब को तुमने 2-2 मार्क्स मिलती हैं। इसमें इनमें हर सवाल के सही जवाब को 2-2 मार्क्स मिलती हैं, 2 मार्क्स कैरी ईच क्वेश्चन। तो मेन क्या है, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 2 या 3 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना। ओके, तो 2 या 3 जुमलों में ब्रीफली लिखना आंसर करको। तो पहला सवाल क्या है देखेंगे, 2 मार्क्स का। प्रश्न 1, ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? तो ये ऑलरेडी मैं लेसन एक्सप्लेन करने के टाइम में तुमने बताता हूँ। तो व्यवहारिका यानी बिजनेस, ओके, तो उसको बोलती बिजनेस लैंग्वेज, ओके, यानी कारोबारी लैंग्वेज। ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ यानी लिटरेचर या टेक्सचुअल लैंग्वेज, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षणಗಳೇನು? ओके, अब एक आम लेती हैं, इसके फीचर्स क्या आगे तो बोलती हूँ तुम्हें, ये पीला रंग का होता है, ये झाड़ में उगता है ना, ये खाने में मीठा होता है, तो उसके पूरे पॉइंट आउट करके बोलती नहीं, वैसा लक्षण आगे तो उसके फीचर्स बोलना। यानी व्यवहारिका यानी ये कारोबारी लैंग्वेज यानी बिजनेस लैंग्वेज, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ यानी ये जो है टेक्सचुअल लैंग्वेज, तो इनके फीचर्स क्या हैं, लक्षणಗಳೇನು, क्या ही इनके फीचर्स, तो देखेंगे। तो क्या क्या उसमें आता है, व्यवहारिका में क्या क्या आता है, ग्रांथिका का तो क्या क्या आता है, तो वो पॉइंट्स जानना। तो सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स का सवाल देख सकते हैं, व्यवहारिका ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, जो हमें टेक्स्ट बुक में देखे सेम क्वेश्चन है, ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು। अब इसका जवाब उत्तर, ವ್ಯವಹಾರಿಕವೆಂದರೆ ಜೀವದ್ ಭಾಷೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ತುಳು, ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ। ಗ್ರಾಂಥಿಕವೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾದ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ। तो इसमें क्या बोल रही, व्यवहारिका वेंदरे, व्यवहारिका बिजनेस लैंग्वेज या कारोबारी लैंग्वेज का तो एक जीवत भाषा, एक लिविंग लैंग्वेज। सबसे पहले व्यवहारिका का तो क्या आकर को लिखना तुम्हें, उसके बाद ग्रांथिका टेक्सचुअल का तो क्या आकर को लिखना। सो व्यवहारिका वेंदरे जीवत भाषे, व्यवहारिका बिजनेस लैंग्वेज या कारोबारी लैंग्वेज का तो एक लिविंग लैंग्वेज जीवत भाषे, ಅದರಲ್ಲಿ इसमें ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ में लोग बात करते हैं, ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, लोग बात करते हैं, व्यवहरिಸುತ್ತಾರೆ यानी दूसरों के साथ डील करते हैं, राफ्ता करते हैं, जैसे कि कौन से आती हैं इसमें, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, तुಳು, मराठी, उर्दू, इंग्लिश ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ।
ये इसके वास्ते मिसाल हैं। व्यवहारिका ज़बान, व्यवहारिका लैंग्वेज या व्यवहारिका भाषे यानी व्यवहारिका ज़बान का तो एक जीवत भाषा, लिविंग लैंग्वेज। इसमें लोग आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के साथ डील करते हैं। व्यवहारिक सूत्र है जैसे कि इसमें के कौन से ज़बान आती, मिसाल के तौर पर उन लैंग्वेज का नाम लिखना। अब नेक्स्ट सेकंड ग्रांथिका भाषे का तो कर को क्या उसके फीचर लिखो कर को देखो ही, तो वो का तो क्या लिखना। सो ग्रांथिकವೆಂದರೆ ग्रांथिका का तो अभिवृद्धि ಹೊಂದಿ थोड़ा मॉडिफाई होको डेवलप होको ग्रंथ रचनेಯಲ್ಲಿ किताबों को लिखने में उपयोगवाद इस्तेमाल किया जाने वाला जो है ज़बान, लैंग्वेज, भाषे। जैसे कि इसमें मिसाल के तौर पर कौन से आते हैं, संस्कृत, कन्नड़, इंग्लिश, पाली इत्यादि ई वर्ग के उदाहरणेಗಳಾಗಿವೆ वगैरह वगैरह। ये ज़बान जो है इसके लिए मिसाल हैं, ई वर्ग के यानी इसके लिए मिसाल हैं। तो इसमें ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು करको पूछो ही, यानी ವ್ಯವಹಾರಿಕ यानी बिजनेस लैंग्वेज, ग्रांथिका का तो टेक्सचुअल लैंग्वेज, इसके फीचर्स क्या ही करको लिखना। सो सबसे पहले लिखती व्यवहारिका एक जीवत भाषा, लिविंग लैंग्वेज, इसमें लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ राफ्ता करते हैं, यानी बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल होने वाली ज़बान। जैसा कोसे आती हैं इसमें कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, तुलु, मराठी, उर्दू, इंग्लिश करको लिखती। अब ग्रांथिका का तो थोड़ा डेवलप होको जो बात करती उसी ज़बान को लिखावट में जो इस्तेमाल होती, ओके, अभिवृद्धि होंदी ग्रंथ रचनेಯಲ್ಲಿ किताबों को लिखने में जो इस्तेमाल होती है उस तरह की ज़बान, लैंग्वेज को ग्रांथिका भाषा बोलती हैं। जैसा कि संस्कृत, ये भी तुम ना राइटिंग में मिल जाता है, कन्नड़ा भी मिलता है, इंग्लिश भी मिलता है, पाली भी मिलता है। तमाम चीज़ें जो है टेक्सचुअल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स। अंडरस्टूड। तो ये व्यवहारिका का तो क्या, उसके मिसाल, ग्रांथिका का तो क्या, उसके मिसाल के साथ तुम्हें समझाना, तो देन ओनली विल गेट 2 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। लिपिया जाड़ू आरंभಗೊಂಡ बगे हेगे, तो दूसरा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। लिपि या जाड़ू यानी हुर्फों का जो शुरुआत, आरंभಗೊಂಡ किस तरह से शुरुआत हुआ, बगे हेगे किस तरह से, जो हुर्फों की शुरुआत, लिपि या जाड़ू हुर्फों को लिखना, लिपि या जाड़ू आरंभಗೊಂಡ शुरुआत होने की, बगे हेगे किस तरह से, बगे हेगे किस तरह से हुर्फों की ज़रूरत आ पड़ी, हुर्फों का लिखावट जो है शुरू आ पड़ा। तो ये इसके बारे में, हुर्फा लेटर्स के बारे में तुम्हें लिखना। लिपिया जाड़ू आरंभಗೊಂಡ बगे हेगे, किस तरह से हुर्फों की जो है लिखने का शुरुआत चल पड़ा। लिपिया जाड़ू आरंभಗೊಂಡ बगे हेगे, हुर्फों का लिखने का जो है शुरुआत किस तरह से हुआ। तो उत्तर आंसर लिखती, प्राक्तन विमर्शक सुमेर, नैल, क्रिटगिरी इत्यादि ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಪಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಲಿಪಿಯ ಮೊದಲಿನ ಜಾಡು। सो यहाँ पे बोल रही हैं प्राक्तन विमर्शीय प्रकार, प्राक्तन का तो यहाँ एंटीक्वेरियन, यानी एंटीक्वेरियन जो कुछ सिविलाइजेशंस शुरू है, जैसा कि सुमेर सिविलाइजेशन, इसको सुमर बोल रही कन्नड़ा में। नेल सिविलाइजेशन, जैसा कि वहाँ पे इजिप्ट सिविलाइजेशन था नेल रिवर के पास, उसी तरह क्रिटेगिरी, इन सब सिविलाइजेशन का नाम देखो ही एग्जाम्पल के तौर पर। तो इन सिविलाइजेशन में इत्यादि प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ, इन जगहों पे वगैरह वगैरह जगहों पर उपलब्धवाद जो मिले हैं, अत्यंत बहुत ही पुरातन, बहुत ही पुराने अवशेषಗಳಲ್ಲಿ, फॉसिल्स में अवेलेबल जो पुराने जो चीज़ें वहाँ के जो मिली, तो उनमें से व्यापार यानी बिजनेस, व्यवहार ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ यानी हिसाब किताब के लिए जुड़े हुए संबंधिಸಿದ लिपि साक्ष्यಗಳನ್ನು यानी हुर्फों की जो एविडेंस यहाँ कंಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, फाइंड आउट कर ली कर को मालूमात होता। तो ये जो है लिपिया ಮೊದಲಿನ ಜಾಡು, ये जो है हुर्फों की पहली शुरुआत होने की जगह। तो हुर्फों की शुरुआत कैसे हो पड़ी, कहाँ से हो पड़ी, तो उसको लिखना। तो तुम्हें लिखती जो कुछ सिविलाइजेशन के नाम बोलती, जैसे कि सुमेर, नेल, क्रिटेगिरी
यानी नेल के पास इजिप्ट सिविलाइजेशन है नहीं वो, तो ब्रैकेट में उन्होंने देखो ही तो सुमेर, नेल या क्रिटेगर इन सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह जगहों पर जो आज के मौजूदा दौर पर हमना जो अवेलेबल ही वहाँ के बहुत पुराने चीज़ उनके सिविलाइजेशन में जो इस्तेमाल करें, जैसे कि उनके बिजनेस के वास्ते, उनके हिसाब किताब के वास्ते जुड़े हुए कुछ एविडेंस मिली, जो प्रूफ मिली हुर्फों के तरीके में, तो इससे यह मालूम होता है कि यहाँ से जो है हुर्फों की जो है शुरुआत चल पड़ी। लिपिया जाड़ू जो है यानी हुर्फों की जो शुरुआत यहाँ से हो पड़ी कर। ओके, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಭದ್ರವಾಯಿತು करको है। प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 लिपिया मूलक हुर्फों के ज़रिए से ज्ञान भंडारा यानी नॉलेज का जो पूरा भंडार याव रीति किस तरह से मजबूत हुआ, भद्रवायतु यानी लिपिया मूलक हुर्फों के ज़रिए से ज्ञान भंडारा नॉलेज जो है याव रीति भद्रवायतु किस तरह से मजबूत हुआ। नॉलेज जो है हुर्फा जो आप इजाद कर ले है नहीं, एंटिक्वेरियन जो कुछ सिविलाइजेशन के मिसाल बोले पिछले आंसर में, तो अब इसके ज़रिए से किस तरह से नॉलेज जो है मजबूत बना, तो उसका आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे 2 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन, लिपिया मूलक ज्ञान भंडारा याव रीति भद्रवायतु हुर्फों के ज़रिए से किस तरह से नॉलेज मजबूत बनिया। तो उत्तर जवाब ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮೂಲ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡುವುದನ್ನು ಮಾನವ ಕಲಿತುಕೊಂಡ. ಆ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಹೀಗೆ ಭದ್ರವಾಯಿತು. तो किस तरह से उर्फों के ज़रिए से नॉलेज मजबूत बनिया, तो उत्तर जवाब ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು यानी हिसाब किताब के पेपरों को इडलु रखने के वास्ते उपयुक्तवाद जो बहुत यूज़फुल मूल लिपिಯನ್ನು बुनियादी जो हुर्फों को मत्तष्टु और ओत्ता परिष्करिಸುತ್ತಾ और उनको मॉडिफाई करते हुए सुंदरवाद खूबसूरत किस्म का साहित्य कृतिಗಳನ್ನು लिटरेचर के बुकों को बरदिडुವುದನ್ನು लिखो रखने का जो है इस किस्म को जो है मानव इंसान जो है कलितुಕೊಂಡ सीख लिया. सो आ लिपिया उन हुर्फों के ज़रिए से मूलक परंपरेಯಿಂದ यानी अपनी पीढ़ियों से अगली पीढ़ियों तक बंद आने वाली ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು कित्ते की बातों को बरेदिडलु लिखने रखने के वास्ते पॉसिबल हुआ यानी उससे मदद हुआ. तो इस तरह से ज्ञान भंडारा नॉलेज जो है मजबूत बनिया. तो नॉलेज किस तरह से इन हुर्फों के ज़रिए से मजबूत बनिया को सबसे पहले जो है उन्हें हिसाब किताब के लेटर्स को जो है रखने के वास्ते ज़रूरतमंद कुछ बुनियादी हुर्फों को और थोड़ा मॉडिफाई करके एक खूबसूरत किस्म का लिटरेचर के बुकों को उन्होंने लिख के रखने का इंसान जो है सीख लिया. तो इस हुर्फों के ज़रिए से उन्हें क्या करे, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले कित्ते की बातों को जो है लिखो रखने के वास्ते हुआ. तो इस तरह से जो है नॉलेज जो है मजबूत बनते गए यानी वो इंसान वो पीढ़ी चलेगी तो अगली पीढ़ी उसकी एक्सपीरियंस को उसके तजुर्बात को सीखने के वास्ते हुआ. किस तरह से उन्हें लिखो रखा किताबों में, तो इस तरह से आने वाली पीढ़ियाँ उसके जो है पहले क्या गुजर चुकी थी, उन्हें क्या तजुर्बात हासिल कराया था, वो चीज़ों को इन्हों सीखने के वास्ते और अपनी ज़िंदगी को सुधार लाने के वास्ते हुआ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाएंगे. अब प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 2 मार्क्स का. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹದಗೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ. तो क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 इसमें पूछ रही कन्नड़ भाषे कन्नड़ा की ज़बान हदगोंडद्दु हेगे किस तरह से और जो है आसान बनिया मजबूत बनिया. कन्नड़ा की ज़बान किस तरह से और आसान और मजबूत बनिया. हदगोंडद्दु हेगे कन्नड़ा की ज़बान किस तरह से आसान और मजबूत बनिया, किस तरह से कन्नड़ा ज़बान और सीखने में आसान हुआ और मजबूत बनते हुए गया. तो उसका आंसर सीखेंगे अब हमें. तो कन्नड़ भाषे हदगोंडद्दु हेगे तो सेम 2 मार्क्स का
जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे वही सवाल है। कन्नಡ ಭಾಷೆ ಹದಗೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ, ಕನ್ನಡ ಜबान किस तरह से मजबूत बनते गए। तो उत्तर जवाब, ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ವೀಣೆ ಮೃದು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಿಡಿಯಿತು. ಮುಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಂತಹ ಶರಣವರೇಣ್ಯರು, ಚಾಮರಸ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಂತಹ ಕವಿಪುಂಗವರು, ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರಂತಹ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ತುಳಿದರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಾರವನ್ನು ಸುಲಭವೂ ಸುಂದರವೂ ಸಹಜವೂ ಆದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ अभिव्यक्तिपडिसिदरु. सो ಹೀಗೆ कन्नड़ भाषे हदಗೊಂಡಿತು. तो किस तरह से कन्नड़ा की ज़बान जो है आसान और मजबूत बनिया. तो उत्तर आंसर जवाब में लिखती, अनेक कविಗಳು, बहुत सारे पोएट जो हैं कन्नड़ अभिवृद्धि ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, कन्नड़ा जो है, कन्नड़ा की ज़बान जो है डेवलप होना या तरक्की होना का, तो कन्नड़ पदಗಳ ಬಳಕೆ, कन्नड़ा के अल्फाजों का इस्तेमाल ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂದು, ज़्यादा होना, कन्नड़ा के अल्फाजों का इस्तेमाल ज़्यादा होना करको बोले. बहुत सारे जो कन्नड़ा के पोएट, कन्नड़ा अब डेवलप होना, तरक्की होना का, तो कन्नड़ा के अल्फाज ज़्यादातर इस्तेमाल करना करको बोले. अंथवर वाणींद, इस तरह के बातों से, इस तरह के लोगों, इस तरह के पोएट की जो ओपिनियन से कन्नड़ದ वीणे, यानी कन्नड़ा को जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें, वीणे कर को एक किस्म का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो मृदु मधुरवागी, यानी बहुत मिठास की तरह ये कन्नड़ा का वीणे जो है बजा, यानी वीणे जो है बजाए तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही मिठास, जो बहुत ही खूबसूरत सी धुन उसमें निकलती है, तो उस तरह की कन्नड़ा की धुन बजी कर को बोल रही सो. मुंदे आगे बसवेश्वर जो बसवण्णा है, उन्होंने अल्लम प्रभु, इन्होंने एक पोएट जो 12 सेंचुरी में थे, 11th और 12th सेंचुरी के दरमियान, तो उन पोएट का नाम बोल रहे हैं. और शरणवरेण्यರು, यानी शरणास जो अलग अलग थे और भी सारे, तो उन्होंने चामरसा पोएट, कुमारव्यासा, इस तरह के पोएट्स, कवि पुंगवरु और पुरंदरदासा कनकदासा, और पुरंदरदासा कनकदासा इस तरह के दास श्रेष्ठರು, यानी इस तरह की दास साहित्य की जो लिटरेचर है, ये सुलभ मार्गवन्ने, ये आसान से रास्ता जो है इन्हों इख्तियार करे, ತುಳಿದರು. और तम्मा तम्मा, अपने अपने अनुभव सारवन्नु, अपने अपनी तजुर्बाती बातों को सुलभ हो, बहुत ही आसान से और सुंदर खूबसूरत तरीके से और सहज वो आजा नेचुरल तरीके से मातुಗಳಿಂದ, अपनी ही बातों में हृदय मुट्टुವಂತೆ, पढ़ने वाले के दिल को पढ़ने वाले दिल को जो है छुए सर का, यानी उसके दिल को लगे सर का अभिव्यक्तಪಡಿಸಿದರು, इस तरह से एक्सप्रेस करे. सो इस तरह से ही ये कन्नड़ भाषे हदಗೊಂಡಿತು. इस तरह से कन्नड़ा की ज़बान जो है आसान और मजबूत बनी. कन्नड़ा की ज़बान किस तरह से आसान और मजबूत बनी कर को बोल रही. तो बहुत सारे पोएट जो है कन्नड़ा जो है डेवलप होना का, तो कन्नड़ा के अल्फाज जो है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होना, तो इस तरह की लोगों की बातों से कन्नड़ा की जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत मिठास अच्छे अंदाज से बजी. तो आगे जो बसवण्णा ही, अल्लमा प्रभु ही, चामरसा, कुमारव्यासा ही, उन्हों पुरंदरदासा, कनकदासा, इन्हों सभी जो आसान रास्ता जो है इख्तियार करें और अपने अपने तजुर्बात को जो है बहुत ही आसान से भी खूबसूरत तरीके से नेचुरली से अपनी ही बातों में दिल को छुए सर का जो है इन्हों एक्सप्रेस करे. इस तरह से कन्नड़ा की ज़बान जो है मजबूत और आसान हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंग्ल भाषे विश्वव्याप्तियागलु कारणवेनु. क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, आंग्ल भाषे, इंग्लिश की ज़बान विश्वव्यापीयागलु, सारे वर्ल्ड में जो है फैलने के वास्ते, अंग्रेज़ी ज़बान जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है सारे वर्ल्ड में फैलने की वजह क्या, कारणवेनु, विश्वव्यापीयागलु, यानी अंग्रेज़ी ज़बान सिर्फ जो है इंग्लिश की ज़बान को उसको बोलते हैं आंग्ल भाषा. तो इंग्लिश की ज़बान या इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिर्फ यूरोप कंट्री में बात करते थे, ये किस तरह से सारे वर्ल्ड में फैल गई. विश्वव्यापी आगलु कारणवेनु, वजह क्या कि सारे वर्ल्ड में फैल चुकी, सारे वर्ल्ड की ये जो है एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बन गई. हर बंदा चाहता कि इंग्लिश में बात करे, लिखे, पढ़े,
है ना। तो किस तरह से, इसकी वजह क्या, सारे दुनिया में ये ज़बान छाने की वजह क्या। तो आंग्ल भाषे यानी इंग्लिश लैंग्वेज विश्वव्याप्ति ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು, सारे वर्ल्ड में छा जाने के वास्ते पहलने की वजह क्या, रीज़न क्या। उत्तर जवाब, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರು, ತನ್ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು, ಅರಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಚಾರ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಉಜ್ವಲ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಆಂಗ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ आंग्ल भाषे विश्वव्यापीयागलू कारणवाಯಿತು. तो इंग्लिश की ज़बान तो अंग्रेज़ी लैंग्वेज है, किस तरह से जो वर्ल्ड वाइड जो बात करने वाली लैंग्वेज बन चुकी है, इसकी वजह क्या। तो उत्तर जवाब, देश विदेशगळनी मुल्क और बैरून मुल्क, तो यहाँ की भाषे ಹಾಗೂ साहित्य, यहाँ की लैंग्वेज ज़बान और लिटरेचर संस्कृतिಯನ್ನು यानी अपनी मुल्क और बाहरी मुल्क के लैंग्वेजेस भाषे ಹಾಗೂ और साहित्य लिटरेचर और संस्कृतिಯನ್ನು और कल्चर को आंग्ल पंडितरू यानी इंग्लिश के जो पोएट्स थे, ऑथर्स थे, उन्होंने मुक्त मनस्सिनिंद ओपन माइंड से स्टडी करे, अभ्यसिसिदरू, उसके ऊपर उन्होंने दूसरे ज़बान के जो लैंग्वेज के लिटरेचर थे, कल्चर थे, इनको उन्होंने स्टडी किया. कौन, अंग्रेज़ी जो ऑथर्स थे, अंग्रेज़ी ज़बान के ऑथर्स या पोएट थे, उन्होंने तन्मूलक इसके ज़रिए से तಮ್ಮ ಭಾಷೆ अपनी ज़बान यानी अपनी अंग्रेज़ी ज़बान को ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು और लिटरेचर को और भी तगड़ा करे, हिग्गिसिदरू और अरಳಿಸಿದರು, और उससे और भी तगड़ा करे और भी जो है उससे जो है मजबूत करे. सो ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ इन सबसे ऊपर जो है महामेधाविಗಳು जो है, महामेधाविಗಳು को तो जो है स्कॉलर्स जो है इंग्लिश के जो स्कॉलर्स तಮ್ಮ आसे अपनी आस आकांक्षा अपनी इच्छा विचार अपनी सोच मुंतादವನ್ನು वगैरह वगैरह को आ भाषೆಯ उसी ज़बान में यानी इंग्लिश के ज़बान के ज़रिए जो है मुखांतरವಾಗಿ यानी इंग्लिश के ज़बान के ज़रिए ही ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ बोलना करने की जो है उज्ज्वल अभिमान उल्लवरागिद्दरू. इस तरह की जो है बहुत ही कीमती और रोशनी किस्म की तारीफ़ अफजाई करने वाले इंग्लिश के पोएट्स थे. और साथ में आंग्ल विज्ञानिಗಳು, इंग्लिश के जो साइंटिस्ट या फिर राजकारणिಗಳು, पॉलिटिशियंस, अर्थशास्त्रज्ञರು, इकोनॉमिस्ट, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ इसी तरह सभी जो है ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ अपनी ज़बान को जो है ಬಳಸಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ यानी इंग्लिश की ज़बान को जो इस्तेमाल करने का नतीजा ये हुआ कि आ भाषे यानी इंग्लिश लैंग्वेज ಬೆಳೆದು और भी बढ़ते हुए इंदु आज मौजूदा हाल में प्रपंचदा सारे दुनिया का जो है ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳು एक बहुत बड़ी ज़बान की तरह उभर को आगा ಒಂದಾಗಿ आंग्ल भाषे तो इंग्लिश ज़बान जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है विश्वव्यापी अगर वर्ल्ड वाइड फैलने की वजह बन गई, कारणवाಯಿತು. समझ में आया. तो किस तरह से इंग्लिश की ज़बान जो है वर्ल्ड वाइड एक रिकग्नाइज लैंग्वेज बनी, किस तरह से ये सिर्फ यूरोप कंट्री से हटकर सारे वर्ल्ड में बात करने वाली ज़बान बनी. तो वहाँ के जो इंग्लिश के जो पोएट्स थे उन्होंने अपने मुल्क और बाहरी मुल्क के यानी फॉरेन कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस और वहाँ की लिटरेचर कल्चर को इंग्लिश के पोएट जो थे ओपन माइंड से स्टडी करें पहले. तो इसके ज़रिए से उन्होंने क्या करे, अपनी इंग्लिश की ज़बान और लिटरेचर को और भी मजबूत करे उसको. इन सब से बढ़कर जो है वहाँ के स्कॉलर्स क्या करें, अपनी आस अपनी इच्छा अपनी सोच वगैरह वगैरह को उन्होंने क्या करते हैं, इंग्लिश ज़बान के ज़रिए जो है बोलना करने की इस तरह की उनकी मेंटालिटी थी. और इंग्लिश के जो साइंटिस्ट थे, अंग्रेज़ी के जो इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट उन्होंने या पॉलिटिशियंस या इकोनॉमिस्ट, इस तरह से सभी लोग जो है अपनी लैंग्वेज को जो है इस्तेमाल करें. तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो ज़बान इंग्लिश की ज़बान बढ़कर आज पूरे वर्ल्ड में छा गई.
ओके तो इस तरह से सारे वर्ल्ड वाइड में एक रिकग्नाइज लैंग्वेज, एक सारे वर्ल्ड में बात करने वाली एक रिकग्नाइज लैंग्वेज जो इंग्लिश ज़बान फैल गई। सिर्फ यूरोप तक थी सो बात इंग्लिश, आज हर बंदा चाहता है कि इंग्लिश में बात करें, पढ़े लिखे, है ना। तो इस तरह से बनी, तो समझ में आया। तो इसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसका है? इंग्लिश के पोइट्स और आथर्स का है, कि तो उन्होंने सबसे पहले ओपन माइंड से उन्होंने स्टडी करे, फिर है ना उसी में उन्होंने जो भी कुछ बयां करना चाहते हर ज़बान के भी उन्होंने स्टडी करे। जो कंट्री पे उन्होंने हुकूमत करे अंग्रेज़ा, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, वहाँ की कल्चर हो, तमाम चीज़ों को इन्होंने स्टडी करे और अपनी लैंग्वेज को और मजबूत करते गए। बाद में इतना ही नहीं, वहाँ के साइंटिस्ट होंगे, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, इनका भी बहुत बड़ा रोल है इसके साथ, और साथ में वहाँ के स्कॉलर्स। इसका नतीजा ये हुआ कि सारा वर्ल्ड वाइड आज जो है एक रिकग्नाइज लैंग्वेज जो है इंग्लिश बन गई। तो इस तरह से आज हमें एक क्लास में ಒಂದು वाक्य 1 मार्क के क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 4 मार्क्स इसमें मिले, हर एक को 1-1 मार्क्स। ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 वाक्य 2-3 जुमले में जवाब दीजिए, ये भी सीखे हमें, हर एक को 2-2 मार्क्स। तो 5 भी सॉल्व करें यानी 10 मार्क्स, 5 2 ज़ा 10। तो टोटल एक क्लास में हमें 14 मार्क्स को जो है 14 मार्क्स के जो है आंसर सॉल्व करें और सीखें। तो इसी को तुम्हें इसके आंसरों को पढ़ लिख कर ज़रा सुनने के बाद, मेरी क्लास सुनने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो ईजिली तुम्हें यू कैन राइट द आंसर। आप समझ में आ गए तुम ना, तो लिख कर थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो ईजिली तुम ना इसमें के कौन से क्वेश्चन भी दिए तो यू विल गेट द मार्क्स फ्रॉम दिस लेसन। तो ये 2 मेन में यहाँ तक कंप्लीट हुआ इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में इसी चैनल पर जो है कंटिन्यू करूँगा, नम्मा भाषे अल्लनसा ट्रस्ट चैनल में, जो कि इंटू 10 वाक्य 3 मेन है। तो ये मेन को आने वाले पार्ट में यानी अगले क्लास में इसी चैनल पर जो है कंटिन्यू करेंगे।